इंसान एक विचित्र प्राणी जिसने हमेशा एक सपने देखे हैं। क्या वो कभी चंद्रमा पे जा पाएगा? क्या वो इन तारों को कभी छू पाएगा? ये तारे हैं क्या? कितनी बड़ी है ये ब्रह्मांड? इन सब चीज़ों को जानने के लिए इंसान को एक साधन की ज़रूरत थी। वो साधन हमारा रॉकेट था। तो आज हम जानेंगे कि रॉकेट होते क्या है। लेकिन एज एन फॉर्मेलिटी सबसे पहले जानते हैं कि रॉकेट्स होते क्या हैं। तो रॉकेट्स एक ऐसी व्हीकल नहीं तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम अर्थ से स्पेस की तरफ भेजते हैं डिफरेंट मिशंस के लिए, जैसे इंसानों को स्पेस में भेजना है, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, सैटेलाइट्स भेजना है स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए, ये तो टेलीस्कोप्स को भेजना है। तो हम जानते हैं कि रॉकेट्स के उड़ने के पीछे प्रिंसिपल क्या है। तो बेसिक प्रिंसिपल है, हम बचपन से पढ़ते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस में जो है रॉकेट्स हमारे उड़ते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ हमारी बोलती है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रॉकेट हमारा जो है एक गुब्बारे की तरह होता है, जैसा हम यहाँ देख सकते हैं। गुब्बारे के केस में प्रेशराइज्ड एयर जो है हमारी निकलती है, ये हमारा एक्शन है, और उसके रिएक्शन में रॉकेट जो है आगे नहीं तो ऊपर की तरफ बढ़ता है। सिमिलर केस में जो हमारा रॉकेट होता है वो प्रेशराइज्ड हाई टेम्परेचर गैस जो हमारी एक्शन होती है, उसके रिएक्शन में जो है रॉकेट हमारा ऊपर की तरफ उड़ता है। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये कि रॉकेट को मिनिमम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड हासिल करनी होगी अगर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलना चाहता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि रॉकेट्स की हिस्ट्री क्या है। तो बेसिकली हुआ क्या था, पहली रॉकेट्स तो ऐसे बहुत पास्ट में देखा था, तो चाइनीज़ ने इन्वेंट की थी, बट प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जो हमको मिलता है वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम मिलता है। तो ये है हमारे जर्मन इंजीनियर वर्नर वॉन ब्राउन। तो इन्होंने जो है V2 रॉकेट्स की इन्वेंशन की थी। V2 रॉकेट्स एक्चुअली मिसाइल से जो जर्मनी, ब्रिटिश और पूरे यूरोप में गिराता था। फिर बाद में क्या किया, वर्नर वॉन ब्राउन जो है अपनी टीम के संग US फ्लैट कर गए। उसी के टाइम सोवियट्स ने जो है पहला रॉकेट जो है स्पेस में भेजा, और सोवियत जो है स्पेस रेस में बहुत आगे थे। उसमें जो है उन्होंने पहला सैटेलाइट जो है स्पुतनिक को स्पेस में भेजा। फिर आगे चल के जो है सोवियत यूनियन ने बाद में जो है यूरी गागारिन को भी स्पेस में भेजा। वो पहले इंसान थे जो स्पेस में गए। फिर US ने जो है पहले इंसान को मून पर भेज दिया। ये देखिए, ये लोग कितने खुश हैं। अब हम जानते हैं कि रॉकेट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। रॉकेट्स हमारे जो है बेसिकली पेलोड सिस्टम, गाइडेंस सिस्टम, प्रोपल्शन सिस्टम और फिन से बने होते हैं। अब पेलोड सिस्टम हमारा क्या होता है, वो सबसे ऊपरी भाग होता है रॉकेट का। पेलोड सिस्टम में हम जो है इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो मिशन के लिए चाहिए, जैसे ह्यूमंस हो गए, सैटेलाइट हो गई, टेलीस्कोप हो गई, ये सब चीज़ सबसे ऊपर हम रखते हैं। उसके जस्ट नीचे हमारा जो है गाइडियन सिस्टम होता है। गाइडियन सिस्टम रॉकेट को गाइड करता है अपनी ट्रेजेक्ट्री के लिए। मान लीजिए ये हमारी रॉकेट की प्री बिल्ड ट्रेजेक्ट्री है, यानी कि इस पाथ में रॉकेट को उड़ना है। लेकिन अगर रॉकेट इस ट्रेजेक्ट्री से बिगड़ जाता है तो ये गाइडियन सिस्टम हेल्प करता है वापस अपनी ट्रेजेक्ट्री की तरफ आने के लिए। ये गाइडियन सिस्टम रेडार्स और अलग अलग कम्युनिकेशन सिस्टम से बने होते हैं। फिर हमारा आता है प्रोपल्शन सिस्टम। प्रोपल्शन सिस्टम में हमारा फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का बर्निंग होती है। ये बर्निंग से जो है हॉट गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, और ये हॉट गैसेस जो है हमारे रियर हिस्से से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से रॉकेट जो है हमारा उड़ता है। फिन्स जो है रॉकेट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारा बो एंड एरो नहीं होता, उसमें एरोज में भी फिन्स लगे रहते हैं, उसी की तरह ये फिन्स होते हैं। अब हम जानते हैं रॉकेट के फ्यूल्स क्या होते हैं। रॉकेट को हम उनके फ्यूल के बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मोटा मोटा बोले, दो तरह के रॉकेट्स होते हैं, सॉलिड फ्यूल रॉकेट और लिक्विड फ्यूल रॉकेट। और हाइब्रिड रॉकेट जो हमारे होते हैं वो सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल का कॉम्बिनेशन होता है। और ये क्लासिफिकेशन बेसिकली स्टेट ऑफ फ्यूल पर की गई। हम जानते हैं कि सॉलिड फ्यूल रॉकेट होता क्या है। तो सॉलिड फ्यूल रॉकेट हमारे ऐसी फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का मिक्सचर होता है जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ये मैच स्टिक्स की तरह जलते हैं। जैसे मैच स्टिक को हम एक बार जला दे, वो जलते चले नहीं जाते हैं। मैच स्टिक के सबसे ऊपर का पार्ट जो है हमारा रेड फॉस्फोरस से बना होता है। उसी तरह जो है रॉकेट्स में जैसे मैच स्टिक्स का ऊपर का पार्ट होता है, उसी तरह रॉकेट्स के अंदर बारूद की तरह इसको भर दिया जाता है, और इसको साइड साइड में भरा जाता है कम्बशन चेम्बर
चेम्बर के चारों तरफ। कंबशन चेम्बर की जो है हमारी कोनिकल शेप होती है। कोनिकल शेप इसलिए जिससे हमारे कंप्लीट कंबशन जो है अचीव होता है। ये हमारा नॉन रीयूजेबल रॉकेट्स में ज़्यादातर यूज़ होता है और बहुत सिंपल डिज़ाइन होता है इनका। जानेंगे कि लिक्विड लिक्विड रॉकेट होता क्या है। तो होता क्या है, फ्यूल्स और ऑक्सीडाइजर की स्टेट इन कंडीशन में लिक्विड्स होती हैं। फ्यूल्स और ऑक्सीडाइजर स्टेट हमारी लिक्विड फॉर्म में होती हैं। तो होता क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल जो होते हैं हमारे, और हाइड्रोजन फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जिस तरह ऑक्सीजन होते हैं वो गैसीय स्टेट में होते हैं। ठीक है, अब गैसीय स्टेट एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, लेकिन हमको जो है ये गैसीय स्टेट नहीं चाहिए रहते हैं। इसलिए क्योंकि उनका जो है फ्लो रेट एक तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है और वो स्पेस भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। इस वजह से जो है हम इनको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्रायोजेनिक चेम्बर्स नहीं तो क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्रायोजेनिक चेम्बर बहुत लो टेम्परेचर चेम्बर होता है जिसमें हमारा गैसियस जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इन लिक्विड रॉकेट्स का स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि इसमें फ्लो रेट वगैरह मेंटेन करने के लिए इंजेक्टर्स जैसी चीज़ों का इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब हम जानते हैं हाइब्रिड रॉकेट क्या होता है। हाइब्रिड रॉकेट बेसिकली सॉलिड्स और लिक्विड रॉकेट्स का जो है मिक्सचर होते हैं। अब हम जानते हैं रीयूजेबल और नॉन रीयूजेबल रॉकेट्स होता है क्या। होता ये है, जब रॉकेट्स को हम अर्थ से भेजते हैं तो वो डरविस क्रिएट करती है स्पेस में, क्योंकि रॉकेट्स के जो है पार्ट्स अलग हो जाते हैं बाद में और सिर्फ गार्डियन सिस्टम और हमारा टॉप व्यू पेलोड सिस्टम और गार्डियन सिस्टम रह जाता है। बाकी जो नीचे के पार्ट्स होते हैं वो बेकार हो जाते हैं, जिसका यूज़ फिर से नहीं हो पाता है। इस वजह से जो है ये पाया गया कि बहुत कॉस्टली पड़ता था इनको बनाना। इस वजह से जो है रीयूजेबल रॉकेट्स का हम जो है इस्तेमाल करते हैं। रीयूजेबल रॉकेट्स वो होते हैं जिसको फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनीज जैसे स्पेसएक्स इस चीज़ को अचीव करने में सक्सेसफुल हो गई हैं। तो चलिए अब हीट शील्ड्स के बारे में जानते हैं। तो होता क्या है, जब रॉकेट री एंटर करता है अर्थ एटमॉस्फेयर में, नहीं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकलता है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है और ये रॉकेट निकल रहा है, तो होता क्या है कि एटमॉस्फेयर जो है फ्रिक्शन क्रिएट करती है। उसकी वजह से जो है रॉकेट का आउटर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो 1600 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है ना। तो होता क्या है, इस चीज़ से बचाने के लिए हमको एक हाईली इंसुलेटिंग मटेरियल चाहिए और वो मटेरियल हमारा कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बना होता है। ठीक है, उसको हम बेसिकली हेक्सागोन की शेप में बनाते हैं। हेक्सागोन इसलिए क्योंकि कम से कम मटेरियल में ज़्यादा से ज़्यादा एक तो सामान यूज़ हो जाता है और उसी हेक्सागोन हमको स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी भी प्रोवाइड करता है, मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि इंजेक्टर्स क्या होते हैं। इंजेक्टर्स का मेनली काम है कि फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को स्प्रे करना। ठीक है, ये हमारी इमेज है इंजेक्टर्स की, एक इंजेक्टर है, ये फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को स्प्रे करता है हमारे कंबशन चेम्बर में जिससे कि कंबशन हो सके। ये हमारा इंजेक्टर है। अब एक दिक्कत होती है, मान लीजिए हमारा ये कंबशन चेम्बर है, जब प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तो ये स्प्रे नहीं कर पाएगा। आप इस तरह समझिए जैसे नॉर्मल स्प्रे कैन नहीं होता जो स्प्रे करता है ग्लास क्लीनिंग वगैरह में, तो अगर हम उसका माउथ पीस बंद कर दें हाई प्रेशर दबा के तो वो स्प्रे नहीं होगा। सिमिलर इफेक्ट यहाँ क्रिएट हो जाता है जब अंदर हाई प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट हो जाते हैं गैसेस का। ठीक है, अब इसको काउंटर करने के लिए हम टर्बो पंप्स का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो हम इससे कुछ प्रेशर उठा के इन इंजेक्टर्स में अप्लाई कर देते जिससे कि वो जो है इंजेक्ट करते रहे कॉन्स्टेंटली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि रॉकेट का इंजन क्या होता है। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रॉकेट का इंजन बेसिकली हमारा दो कंपोनेंट से बना होता है, नोजल और हमारा कंबशन चेम्बर से। ठीक है, अब नोजल से जो है हमारी एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं। ये हमारा जो डायग्राम है इसमें जो ये हिस्सा है ये हमारा नोजल और ये हमारा कंबशन चेम्बर है। कंबशन चेम्बर में हमारा फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का रिएक्शन होता है और नोजल से जो है हॉट हाई टेम्परेचर और प्रेशर गैसेस जो है निकलती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल भी है इंजेक्टर का, एक अच्छा एग्जांपल यहाँ दिया गया है, तो पीछे लगा देना चाहिए था। कंबशन चेम्बर से हम यहीं से प्रेशर उठा के पीछे इन इंजेक्टर्स में डालते हैं जिससे कि वो इंजेक्ट करते रहे। ठीक है, और ये हमारा कंबशन चेम्बर है और ये बाकी का जो नीचे का रियर का हिस्सा है वो हमारा नोजल है। ठीक है, अब हम जानते हैं नोजल्स होते क्या है। तो होता क्या है, जो हमारे नोजल्स होते हैं वो हमारे 3D ट्रेपेजॉइडल शेप के होते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे इस शेप का क्या होता है। अब मैं इसका एक तो क्रॉस सेक्शन एरिया खींच देता हूँ, कुछ ऐसा होता है नोजल। ठीक है, फिर अचानक से एक्सपैंड होता है। अब नहीं, यहाँ एरिया कम है, इस वजह से प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ जो गैसेस का फ्लो है वो बहुत लो है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ एरिया हमने बढ़ा दिया
तो हमारा प्रेशर जो है घट गया और हमारा गैस की फ्लो जो है ज़्यादा हो गई, क्योंकि गैसेस जो है हमारी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती हैं, ठीक है। तो नोज़ल यही प्रोवाइड कराता है। नोज़ल बेसिकली नेचुरल थ्रस्ट प्रोवाइड कराता है हमारी इन हॉट गैसेस को एस्केप करने के लिए। सबसे ज़्यादा नॉर्मली यूज़ होने वाला नोज़ल जो है डी लेवाल नोज़ल है, जो रॉकेट्स में यूज़ होता है। उनका एक्सपेंशन रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने वाटर होस से जो है नोज़ल की डिस्क्रिप्शन दिखाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने रियर में एरिया कम किया है वहाँ प्रेशर बढ़ गया है, तो नेचुरली उसके अपोजिट तरफ जो है प्रेशर घट गया है। तो यहाँ एक नेचुरल थ्रस्ट क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से जो है हमारी जो पानी है वो एक्सपैंडेड दिख रही है। ऐसा रॉकेट्स के संग भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो है ग्लव्स क्यों पहना हुआ है। इसलिए पहना हुआ है क्योंकि मैंने नाखून नहीं काटे थे, सॉरी। ये है हमारे एक नोज़ल और कंबशन चेम्बर का डायग्राम। यहाँ कंबशन चेम्बर ये है और नोज़ल हम देख सकते हैं। एपेक्स जो है नोज़ल का वो उसका एरिया कम है, एपेक्स इस रीजन को बोलते हैं और ये बाकी का रीजन है, ठीक है। अचानक से देखिए इसका एरिया बढ़ गया है, जिसकी वजह से प्रेशर अचानक से ड्रॉप हो, ठीक है। अब हम जानते हैं फ्लेम्स की शेप क्या है। अब होता क्या है कि रॉकेट जब उड़ता है एटमॉस्फेयर में, अलग अलग लेयर्स एटमॉस्फेयर में उन अलग अलग प्रेशर अप्लाई करता है इन फ्लेम्स पर। इसका मैं सिंपल मतलब बता देता हूँ। जैसे रॉकेट उड़ रहा है, अगर मान लीजिए ये रॉकेट है, तो जो एटमॉस्फेयर है ये इन फ्लेम्स को दबाएगा अंदर की तरफ, है ना। तो यही चीज़ बताई गई है यहाँ। जो ये वाला डायग्राम है यहाँ देखिए बिल्कुल नहीं दबा रहा है। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम एम्बिएंट प्रेशर भी बोलते हैं। यहाँ एम्बिएंट प्रेशर बहुत कम है। एग्जॉस्ट का प्रेशर जो हमारा ज़्यादा है इस केस में, वो ग्रेटर देन है एम्बिएंट प्रेशर से, पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में एम्बिएंट प्रेशर जो हमारा है वो एग्जॉस्ट प्रेशर के इक्वल है, ठीक है। और तीसरे केस में एम्बिएंट प्रेशर अब ज़्यादा हो गया है, एम्बिएंट प्रेशर इज़ ग्रेटर देन एग्जॉस्ट प्रेशर इस केस में, ठीक है। और लास्ट केस में जो है एम्बिएंट प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। आइडियल केस हमारी होती है एम्बिएंट प्रेशर और एग्जॉस्ट प्रेशर जो है इक्वल हो जाए। इसको अचीव करने के लिए हम वेरिएबल नोज़ल का यूज़ करते हैं। वेरिएबल नोज़ल क्या हुआ, ये हमारा नोज़ल की शेप थी ना, इस नोज़ल की शेप को चेंज करना है, ठीक है। और अब आप समझ पा रहे होंगे सॉलिड रॉकेट में ये चीज़ अचीव नहीं हो सकती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है ऊपर ऊपर, ठीक है। तो फाइनली हम जानते हैं कि रॉकेट्स का फ्यूचर क्या है, ऐसा क्या हम उसमें और टेक्नोलॉजी ऐड कर सकते हैं कि वो और अच्छा बने। तो ऐसे रॉकेट्स की खोज की जा रही है जो सस्टेनेबल हो, रीयूजेबल हो, जैसा हमने स्पेसएक्स के बारे में डिस्कस किया ऑलरेडी, ठीक है। और भी अलग तरह के एनर्जी सोर्सेज को हम जो है डिस्कवर कर रहे हैं, जैसे कि प्लाज्मा इंजन्स को हम जो है डेवलप कर रहे हैं। इन प्लाज्मा इंजन्स को एक्चुअली सैटेलाइट्स में डिप्लॉय किया जा चुका है कई बार, और इसमें और भी इम्प्रूव किया जा रहा है। तो होता क्या है कि प्लाज्मा रेज जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन नहीं तो चार्ज आयन रेज होती हैं, वो रॉकेट के रियर से हमारी निकलती है, रॉकेट नहीं तो सैटेलाइट के रियर से। आगे हम इस इमेज में देख सकते हैं यह प्लाज्मा रेज है जो कि सैटेलाइट से निकल रही है। तो इसमें अब भी बहुत काम करना है। एक्चुअली है क्या कि नासा और भी ऑर्गेनाइजेशन अब भी पुरानी टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है। जैसे गाइडेंस सिस्टम की कोडिंग करना एक्सेट्रा, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। थैंक यू गाइस। वीडियोस अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ ख़राब लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।